स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग प्रमोशन वाला टॉपिक कर रहे हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पूरा पार्ट डिलीटेड है तो उसको अपन लोगों को नहीं करना। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और उसके कंपोनेंट, ये वाला पार्ट डिलीटेड है तो वो मत कीजिएगा। और मैंने एक और पार्ट जो लिया था वो जो तुम लोगों का ब्रांडिंग वाला था वो वाला पार्ट भी डिलीटेड ही है। वो अपन लोगों का कब से ही डिलीटेड है, वो तो अपन ने चैप्टर के साथ साथ ले लिया था। उसमें ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आगे तुम लोगों को केस स्टडीज़ में हेल्प होगी। ब्रांडिंग का कंसेप्ट तो है ही ना, एक जो डेफिनेशंस है वो सब तो है ही। तो अगर वीडियोस देख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों की नॉलेज ही इंक्रीज हुई है। अभी अपन लोग चालू कर रहे हैं प्रमोशन से। प्रमोशन में क्या बोला गया है, देखो प्रमोशन में क्या बताया गया है कि कंपनी है ना एक अच्छे क्वालिटी का गुड बनाती है, उसके बाद एक प्राइस सेट करती है, उसके बाद उसको कस्टमर तक पहुंचाने के सारे इंतजाम करती है। उसके बावजूद कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से बिकता ही नहीं है, प्रोडक्ट प्रॉपर्ली सेल नहीं हो पाता। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होना कस्टमर के साथ। अब कस्टमर के साथ कम्युनिकेट किस तरह से किया जाए? कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो मेथड यूज़ की जाती है उसको हम प्रमोशन बोलते हैं। अब ये प्रमोशन मतलब क्या? प्रमोशन मतलब अपन वहाँ पे 4 एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रमोशन के अंदर अपन 4 एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक है एडवर्टाइजिंग, एक है पब्लिसिटी, एक है पर्सनल सेलिंग, एक है सेल्स प्रमोशन। लेट्स स्टार्ट फटाफट प्रमोशन के साथ। Promotion refers to the use of communication with the twin objective of informing potential customer about the product and persuading them to buy it। क्या बोल रहे हैं कि भाई प्रमोशन का काम 2 है कि भाई पहले तो उन लोगों को कम्युनिकेट करना कि भाई ये प्रोडक्ट अवेलेबल है और उनको अट्रैक्ट करना उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। इन अदर वर्ड, प्रमोशन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इसीलिए प्रमोशन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, जो क्या करता है, जिसका काम है टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा लोगों तक वो प्रोडक्ट को पहुंचाना। अब आते हैं प्रमोशन मिक्स में कि प्रमोशन मिक्स में मतलब क्या क्या एलिमेंट्स है जो प्रमोशन में अपन यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज या अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाने के लिए। प्रमोशन मिक्स रिफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स यूज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इस कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। क्या बोल रहे हैं? प्रमोशन मिक्स क्या है? प्रमोशनल टूल्स का एक कॉम्बिनेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। ठीक है, वो क्या क्या एलिमेंट्स है जो ये प्रमोशन मिक्स में यूज किए जाते हैं? एक है एडवर्टीजमेंट, एक है पर्सनल सेलिंग, एक है सेल्स प्रमोशन, एक है पब्लिसिटी। चलो देखते हैं। दिस टूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स एंड कैन बी यूज इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू अचीव द गोल ऑफ प्रमोशन। ऐसा बोल रहे हैं ये टूल्स हमारे एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स है और इसको हम लोग अलग कॉम्बिनेशन में, मतलब आप लोग चाहे तो एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो चारों यूज़ कर सकते हैं, आप चाहो तो इनमें से तीनों कोई 3 यूज़ कर सकते हैं। तो इनका आपके हिसाब से इनका कॉम्बिनेशन बिठा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स फर्म में यूज मोर ऑफ एडवर्टाइजिंग थ्रू मास मीडिया वाइल द इंडस्ट्रियल गुड्स फर्म में यूज मोर ऑफ पर्सनल सेलिंग। क्या बोल रहे हैं? जो इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स बनाती होगी ना वो ऐसा मीडिया चाहेगी, वो ऐसी प्लेटफॉर्म से एडवर्टीजमेंट प्रमोशन करना चाहेगी जहां से वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो वो क्या होगा? मास मीडिया, मतलब टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इसके द्वारा। पर इंडस्ट्रियल गुड्स तो कुछ लोग ही खरीदते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ही खरीदते हैं। तो उसके अंदर कंपनी कौन सी प्रमोशन स्ट्रेटेजी अपनाएगी? उसके अंदर वो पर्सनल सेलिंग, मतलब वो इंडिविजुअली इंडस्ट्रीज के पास जाएगी, इंडस्ट्रियल बायर्स के पास जाएगी और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएगी। ठीक है, What combination of this element is used by firm will depend upon various factor। भाई कौन सा कॉम्बिनेशन ये सारे एलिमेंट में से वो यूज़ करेगी, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह के मार्केट में काम करिए, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, भाई तुम्हारा प्रमोशन का बजट कितना है और प्रमोशन से तुम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रमोशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब भाई प्रोडक्ट तक, भाई कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुँचाना, या फिर यही आपका मेन एलिमेंट है, इसके द्वारा ही आपकी सेलिंग होने वाली है। तो ये सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है कि आप कौन से एलिमेंट यूज करेंगे प्रमोशन मिक्स में। सबसे फर्स्ट एलिमेंट पे आते हैं एडवर्टाइजिंग मतलब भाई हम लोग
पूरे दिन में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं भाई, सिर्फ टीवी पे नहीं, अगर आप रोड्स पे भी देखेंगे, आप लोग रेडियो पे सुनेंगे, आप लोग यूट्यूब पे जाते हैं तो यूट्यूब में बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आते हैं। तो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई जनरली अपन लोग हज़ार ऑफ एडवर्टीजमेंट देखते हैं हर दिन, विच टेल्स अस अबाउट द वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज टॉयलेट सोप, डिटर्जेंट प्रोडक्ट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सर्विसेज सच एज hotels, insurance policy, etc. Advertising is perhaps the most commonly used tool of promotion. इसीलिए एडवर्टाइजिंग सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है जो एज अ प्रमोशन टूल यूज़ किया जा रहा है। इट इज़ एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ पेड फॉर बाय द मार्केटर टू प्रमोट सम गुड्स और सर्विसेज। ये इम्पर्सनल है, मतलब यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है वो कंज्यूमर के बाद पर्सनली नहीं आ रहा, वो दूसरों के द्वारा कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्या है, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जहाँ पे मार्केटर एक टेलीविजन वाले बंदे या रेडियो वाले बंदे को पे कर रहा है ताकि वो उसके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट कर सके। सबसे कॉमन जो मोड्स है एडवर्टाइजिंग के वो है न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन एंड रेडियो। द इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग आर एज फॉलो। भाई जो इसके फीचर्स है एडवर्टाइजिंग के वो है पेड फॉर्म। एडवर्टीजमेंट पेड फॉर्म होता है, इसमें आपको पैसा देना पड़ता है सामने वाले को ताकि वो आपका जो खर्चा है वो अपना बेयर करे। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, वो एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। अब यार आप टीवी वाले को बोलेंगे मेरा एडवर्टीजमेंट कर ले, तो वो एडवर्टीजमेंट फ्री में थोड़ी करेगा, आपको उसको पैसा देना पड़ेगा ना। Advertisement is a paid form of communication, that is the sponsor has to bear the cost of communicating with the prospects मतलब customers को आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो आपने एक मीडिया यूज़ किया, उस मीडिया वालों को आपको पैसा देना पड़ेगा तो ही वो आपके एडवर्टीजमेंट को उस मीडिया पे चलाएंगे। इम्पर्सनैलिटी, सेकेंड फीचर एडवर्टीजमेंट का क्या है, इम्पर्सनैलिटी मतलब यहाँ पे कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है जो कस्टमर्स है उसके और जो एडवर्टाइजर है उसके बीच में। ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी है, प्रमोशन है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, advertisements is undertaken by some identify individual or company who makes the advertising efforts and also bears the cost of it। देखो क्या बोल रहे हैं, एडवर्टीजमेंट जो होती है ना वो कौन करता है, वो कोई कंपनी करती है जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है और वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाती है कि ये पर्टिकुलर एड बहुत ज़्यादा फेमस हो। जैसे कि तुम लोग देखो, कोई एक दिमाग में डालो बूस्ट की जब एड आई थी तो उसमें धोनी को लाया गया था, सचिन को लाया गया था। तो एक ऐसी जो कोई बंदा है, बूस्ट वाली कंपनी ऐसी एडवर्टीजमेंट कंपनी को सिलेक्ट करेगी जो आइडेंटिफाइड है, जो वेल नोन है, जो हमारे कस्टमर को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाए। तो जो स्पॉन्सर्स होंगे और मोर ओवर ये स्पॉन्सर्स जो ये पैसा दे रहे हैं एडवर्टीजमेंट के लिए वो लोग जाने माने लोग होंगे। जनरली ऐसे बोलते हैं ना, कोई एकदम लो लेवल वाले लोग हैं ना, ऐसे बड़ी एडवर्टीजमेंट्स नहीं करते। तो यहाँ पे आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर मतलब कि भाई एडवर्टीजमेंट सिर्फ और सिर्फ कुछ आइडेंटिफाई इंडिविजुअल और कंपनी करती है, जो एडवर्टाइजिंग में एफर्ट लगाती है उसका कॉस्ट भी वही बेयर करते हैं। ठीक है, तो 3 फीचर्स, पेड फॉर्म, इम्पर्सनैलिटी एंड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। चलिए आगे चलते हैं। मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि भाई एडवर्टाइजिंग के मेन मेरिट्स क्या है। एडवर्टाइजिंग के सबसे पहला जो मेरिट है वो है मास रिच, मतलब हम लोग एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम लोग बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि भाई टीवी बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों के पास रेडियो है, बहुत लोगों के पास मोबाइल्स हैं। तो एडवर्टाइजिंग की वजह से अपन लोग बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए एडवर्टाइजिंग का जो रिच है वो बहुत मास है, मास रिच मतलब ज़्यादा लोगों तक पहुंचना। ठीक है, आगे enhancing customer satisfaction and confidence. Advertising creates confidence amongst prospective buyer as they feel more comfortable and assured about the product quality and hence feel more satisfied। अरे यार बूस्ट है, अब बूस्ट में सचिन और धोनी आ गए तो उसको देख के आपको लगता है अरे यार ये प्रोडक्ट तो अच्छा ही होगा, सचिन प्रमोट कर रहा है, धोनी प्रमोट कर रहा है। तो होता क्या है ना, जो एडवर्टाइजिंग होती है ना वो कस्टमर में एक सेटिस्फेक्शन देता है और कस्टमर को कॉन्फिडेंस देता है कि यार ये प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी ही होगी। आगे एक्सप्रेसिवनेस,
with the development in art, computer design, graphics, advertising has developed into one of the most forceful medium of communication. With the special efforts that can be created, even simple product and message can look very attractive. ऐसा बोल रहे हैं कि जो एडवर्टाइजिंग है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, तो उस वजह से कोई नॉर्मल प्रोडक्ट भी है ना, अगर आप उस पर अच्छे से ग्राफिक्स लगाएं, आप अच्छे से आपका पूरा मीडिया नॉलेज यूज़ करें, तो उस बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं, भले वो बहुत सिंपल है। तो एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। इकोनॉमी, advertising is a very economical mode of communication. If large number of people are to be rich, because of its wide reach, the overall cost of advertising gets spread over numerous communication link established. As a result, the per unit cost of rich comes low. देखो क्या बोल रहे हैं, ऐसे एडवर्टाइजिंग महंगा होता है, बट एडवर्टाइजिंग के द्वारा आप लोगों को 5 लोग मिले, 5 लाख लोग मिले। अब वो 5 लाख लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखी, तो अगर आप पर हेड के हिसाब से कॉस्टिंग लगाओ ना, तो आपकी एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट बहुत कम आती है। इसीलिए ऐसा माना जाता है अगर पर यूनिट के बेसिस पे अगर अपन एडवर्टाइजिंग को देखें ना, तो वो बहुत इकोनॉमिकल, मतलब बहुत सस्ती मेथड है। अगर उसी की जगह 5 लाख लोगों को पर्सनली जाके किसी बंदे को जाके वो प्रोडक्ट बिकवाते या बेचते, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता। इसीलिए वो इकोनॉमिकल है अगर पर यूनिट के टर्म्स में अपन देखें तो अपन 4 एडवांटेजेस देखें। मास रिच, उसके बाद एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेसिवनेस, इकोनॉमी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ। अब देखते हैं लिमिटेशंस में क्या है? लेस फोर्सफुल। होता क्या ना, ये इम्पर्सनल मोड है, तो यहाँ पे अब बंदा सिर्फ वो बंदे ने एडवर्टीजमेंट देखी, उसको नहीं पसंद आई, वो चैनल चेंज कर देता है, उसको इंटरेस्ट होगा तो खरीदेगा नहीं खरीदेगा। पर क्या होता है ना, अगर कोई सेल्स पर्सन पर्सनली उस बंदे के पास जाता है, उसको फोर्स करता है, सर आप लीजिए, आप देखिए तो सही कितना अच्छा, देखिए तो सही। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एडवर्टाइजिंग में है ना फोर्स अपन नहीं कर सकते, जबकि पर्सनल सेलिंग में अपन लोगों को फोर्स कर सकते हैं। लैक ऑफ फीडबैक, भाई अपन लोगों का यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत है, फीडबैक नहीं मिल पाता है। जैसे कि अगर बंदा पर्सनली जा रहा है तो वो बताता है यार मेरे को ये प्रोडक्ट में ये कमी लग रही है, पर एडवर्टीजमेंट वो देख के वो कोई फीडबैक नहीं दे पाता है, तो उस वजह से सेकेंड जो डिसएडवांटेज है वो लैक ऑफ फीडबैक। थर्ड, इनफ्लेक्सिबिलिटी, एडवर्टाइजिंग इज लेस फ्लेक्सिबल एज द मैसेज इज स्टैंडर्डाइज्ड एंड इज नॉट टेलर मेड टू रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट कस्टमर ग्रुप। अरे यार अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों के लिए वो पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट अलग अलग वे में नहीं कम्युनिकेट करेगी, पर वो एक ही तरीके से अलग अलग लैंग्वेजेस में ज़रूर हो सकती है, पर अलग अलग वे में नहीं होती है। जैसा स्टैंडर्ड आपने बनाया, एक बार जो एडवर्टीजमेंट बन गई वो वैसे ही आप लोग सामने बता सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। जबकि जो सेल्स पर्सन है ना, वो अलग अलग जगहों पे जाके लोगों के हिसाब से वो अपना बोलते हैं ना बिहेवियर बदल सकता है, उन लोगों को अपने हिसाब से कम्युनिकेट कर सकता है। तो जो एडवर्टाइजिंग है वो इम्पर्सनल है और भाई उसमें फीडबैक नहीं मिल सकता, वो फ्लेक्सिबल भी नहीं है। आगे लो इफेक्टिवनेस, एज द वॉल्यूम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज गेटिंग मोर एंड मोर एक्सपांडेड, इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू मेक एडवर्टाइजिंग मैसेज हर्ड बाय द टारगेट प्रोस्पेक्ट, दिस इज इफेक्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। क्या बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो होता क्या है ना कि आज के टाइम पे एडवर्टाइजिंग का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है, लोग है ना एडवर्टीजमेंट को इग्नोर करने लग गए हैं, तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो धीरे धीरे कम हो गई है। तो फर्स्ट हो गया लेस फोर्सफुल, सेकेंड हो गया लैक ऑफ फीडबैक, थर्ड इनफ्लेक्सिबिलिटी, फोर्थ लो इफेक्टिवनेस। ठीक है, ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग पे। अब एडवर्टाइजिंग की क्या ऑब्जेक्शन है? 2 लोग हैं, एक लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, एक लोग इसको फेवर करते हैं। क्रिटिसाइज करने वाले लोग 3 पॉइंट बोलते हैं। वो बोलते हैं कि भाई सबसे पहली चीज़ तो ये हमारी कॉस्ट में और ज़्यादा भाई खर्चा ऐड कर देता है। दूसरा, ये हमारा जो कस्टमर है उसकी जो नीड्स है उसको और इंक्रीज कर देता है। कोई बंदे को ये जैसे कार नहीं चाहिए थी, बट हुआ क्या, उसने एडवर्टीजमेंट देखी, उसको लगा ये कार अच्छी है, चलो ले लेते हैं। वो अननेसेसरी लोगों की नीड्स को और ज़्यादा बढ़ाता है। मोर ओवर लोग बोलते हैं कि कभी कभी जो एडवर्टाइजिंग्स होती है ना, वो सोशल वैल्यू को अंडरमाइन करती है, वो सोशल वैल्यूज़ का इतना ध्यान नहीं रखती। दूसरी साइड जो पॉजिटिव साइड वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि यार ये जो एडवर्टाइजिंग है ना, उस वजह से हम मास लोगों तक पहुँच पाते हैं, बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाते हैं, उस वजह से हम लोगों के लिए बेटर है, हम लोग ग्रो कर पाते हैं और हम लोगों के लिए प्रॉफिट भी होता है। तो ऐसा बोल रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज़रूरी है समझना कि क्या क्या क्रिटिसिज्म्स है और वो कितने ज़्यादा सही हैं और कितने ज़्यादा गलत है, उसके बारे में पढ़ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपन को यहाँ पे 5 क्रिटिसिज्म्स दिए हैं। सबसे फर्स्ट क्रिटिसिज्म बोला है एड्स टू कॉस्ट। द ओपोनेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग आर्ग्यूज दैट
advertising unnecessary add to cost of the product, which is ultimately passed on the buyer in form of high price. An advertisement on TV for a few seconds, for example, cost the marketer several lakhs of rupees. Similarly, an advertisement in print media, says in a newspaper or magazine, cost the marketer a large amount of money. The money spent add to the cost, which is important fraction in fixation of price of the product. देखो ऐसा बोल रहे हैं कि ये लोग जो ओपोनेंट्स है वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि आप लोग अगर बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट में स्पेंड करते हैं, आपने भाई 1 लाख रुपए स्पेंड किए, होता क्या, ये 1 लाख रुपए आपने जो स्पेंड किए, आप उसके हिसाब से आपकी प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ाते हैं, तो कस्टमर अल्टीमेटली जो आपने 1 लाख रुपए स्पेंड किया उसका जो बर्डन आएगा वो कस्टमर पे आएगा, क्योंकि कस्टमर को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने प्रमोशन में इतना पैसा खर्च कर दिया। तो और पहले जो प्रोडक्ट आपको 10 रुपये में मिलता था, बट बिकॉज आपने इतना हैवी एडवर्टीजमेंट किया तो आप लोग उस प्रोडक्ट को 12 रुपये में बेच रहे हैं, तो वो बर्डन तो आप अल्टीमेटली कस्टमर पे डाल रहे हैं। तो ऐसा बोल रहे हैं कि वो हमारी कॉस्ट में अननेसेसरी ऐड करता है। ऐसा बोलते हैं कि टीवी में सिर्फ कुछ सेकंड के एडवर्टीजमेंट के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, जो कोई मतलब नहीं है। पर true advertisement of a product costs lot of money, but it helps to increase the demand for the product as large number of potential buyers come to know about the availability of products, its features, and are persuaded to buy it. The increased demand leads to higher production, which bring with it the economies of scale. As a result, the per unit cost of production come down as the total cost is divided by large number of units. Thus, the expenditure in advertisement add to the total cost, but the per unit cost become down, which in fact lessens the burden of customer rather than adding to it. ऐसा बोल रहे हैं कि यार भाई मैं मानता हूँ कि कस्टमर जो पॉजिटिव साइड वाले वो लोग बोलते हैं यार हम मानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बट बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट ज़्यादा पोटेंशियल बायर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। जितने बायर उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे उतनी हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाएगी। जितनी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाएगी तो सामने हमारी बोलते हैं ना प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी तो कम हो जाएगी। पहले अगर 1 लाख का हमारा टोटल खर्चा था एडवर्टीजमेंट को इंक्लूड करके, हमारे सिर्फ 1000 लोग थे बाय करने वाले, तो हमारा कितना भाई हम लोग 100 रुपये प्राइस चार्ज करते थे क्योंकि मेरे को पता है इतना मेरा कवर हो जाएगा। बट बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट मेरा है ना एडवर्टीजमेंट मैंने 1 लाख ज़्यादा कर दिया, तो टोटल अब 2 लाख का खर्चा है। और मेरे अब जो कस्टमर्स हैं ना वो कितने हैं, वो 5000 कस्टमर हो गए। कितने 5000 कस्टमर हो गए, 5000 नहीं मारो 10,000 कस्टमर हो गए। तो अब मैं कितना चार्ज करूंगा, अब मैं सिर्फ 20 रुपये ही चार्ज करूंगा क्योंकि मेरे 10,000 कस्टमर हो गए उसके वजह से। तो समझ रहे हो कि ये डिफरेंस आता है। अगर आप लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो मल्टीपल बायर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो उनके ऊपर बर्डन नहीं डालता, वो इनफैक्ट उनके ऊपर से बर्डन खींचता है क्योंकि आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड बोल रहे हैं अंडरमाइन सोशल वैल्यूज। अनदर इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजिंग इज दैट इट अंडरमाइन सोशल वैल्यूज एंड प्रमोट मटीरियलिज्म। क्या बोल रहे हैं कि ये सोशल वैल्यूज को प्रमोट नहीं करता, ये मटीरियल को प्रमोट करता है। आगे, इट ब्रीड्स discontent among people as they come to know about the new product and feel dissatisfied with their present state of affairs. Some of advertisements show new lifestyle which don't find social approval. ऐसा बोल रहे हैं कि कोई एडवर्टीजमेंट को देख के लोगों को बुरा लगता है कि यार ये नया प्रोडक्ट आया पर हम इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कोई एडवर्टीजमेंट वाले बहुत ज़्यादा मॉडर्न लाइफस्टाइल बताते हैं जिसको देख के लोगों की सोशल वैल्यूज़ हर्ट होती है। ये क्रिटिसिज्म इज़ कम्प्लीटली नॉट ट्रू। जो पॉजिटिव साइड वाले बोलते हैं ये क्रिटिसिज्म हमको समझ नहीं आया। एडवर्टीजमेंट लोगों को बताता है कि ये नया प्रोडक्ट आया है, ये नए प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से अच्छा है, तो आप इसको खरीद के आप अपना जो इनएफिशिएंट प्रोडक्ट है उसको हटाइए और आप ये प्रोडक्ट खरीदिए, तो उन लोगों को बेटर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। द फाइनल चॉइस अब ऐसा बोल रहे हैं कि भाई एडवर्टीजमेंट देख के फाइनल चॉइस कस्टमर की, उनको बाय करना है कि नहीं बाय करना है, उसको दुखी क्यों होना है भाई, उसको लगा उसको बाय करना है तो वो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा। एडवर्टीजमेंट की वजह से उसको पता चलता है कि भाई प्रोडक्ट कितना अच्छा है, भाई प्रोडक्ट हमको बेटर सेटिस्फैक्शन दे सकता है। तो पॉजिटिव साइड वाले ये बोलते हैं, नेगेटिव साइड वाले बोलते हैं नहीं यार वो लोग दुखी हो जाते हैं इसको देख के। ठीक है, तो ये अंडरमाइन सोशल वैल्यू वाला पॉइंट खत्म हुआ। आगे थर्ड, confuses the buyer. Another criticism against advertisement is that so many products are being advertised which make similar claims that the buyer get confused as to which one is true and which one should be relied upon. For example, we may have noticed similar change of whiteness or stain removing abilities in competitive brands of detergent powders or claims of
whiteness of tooth or feeling freshness in the competing brands of toothpaste that is sometimes confusing to us to which one to buy। ऐसा बोल रहे हैं कि इतनी सारी एक ही सिमिलर टाइप के ब्रांड्स की एडवर्टीजमेंट है कि कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई एक्चुअल में जेन्युइन कौन है, भाई ये वाला हमको सही देगा या ये वाला सही देगा। जबकि सपोर्टर्स इस चीज़ को किस तरह से आर्ग्यू करते हैं, वो बोलता है कि कस्टमर के पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं, कस्टमर यहाँ पे अच्छे से एनालाइज कर पाता है, कस्टमर यहाँ पे अलग अलग प्राइजेस को कंपेयर कर पाता है, उसको पता चलता है कि यार असली में बोलते ना वो रैशनल डिसीजन ले पाता है। इस वजह से ये जो क्रिटिसिज्म है वो थोड़ा सा ओवर रूल हो, ये थोड़ा सा जो क्रिटिसिज्म है वो इतना परफेक्ट नहीं है, पर स्टिल ऐसा माना जाएगा कि जो कस्टमर है वो कंफ्यूज तो ज़रूर होता है। इसीलिए ये क्रिटिसिज्म को कम्प्लीटली अपन ओवर रूल नहीं कर सकते, बट ये क्रिटिसिज्म पूरा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कस्टमर को कन्फ्यूजन होता है, बट वो कन्फ्यूजन के कैसे सॉल्व कर सकता है, वो कन्फ्यूजन को एनालिसिस करके भाई ये प्रोडक्ट इतने का, ये प्रोडक्ट इतने का, इससे इतना फ़ायदा होगा, इससे इतना नुकसान होगा, ये सारे एनालाइज करके वो अपना बोलते हैं ना खुद का जो सेटिस्फैक्शन है वो इंक्रीज कर सकता है। आगे एनकरेज सेल्स ऑफ इन्फीरियर प्रोडक्ट। देखो एक और क्रिटिसिज्म है कि अपन लोग एडवर्टीजमेंट की वजह से इन्फीरियर और सुपीरियर प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, और कभी कभी एडवर्टीजमेंट इतनी अट्रैक्टिव होती है कि अपन इन्फीरियर प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। इनफैक्ट सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी डिपेंड ऑन द क्वालिटी विच इज रिलेटिव कंसेप्ट। The desired level of quality will depend on the economic status and preference of the target customer. Advertisement sells product of a given quality and the buyers will buy if it suits their requirement. No advertisement should however make false claim about the quality of the product. If a firm makes a false claim, it can be prosecuted for the same. क्या बोल रहे हैं कि भाई हाँ मैं मानता हूँ कि भाई वो पॉजिटिव साइड वाले बोलते हैं, हाँ मैं मानता हूँ ऐसा हो सकता है, बट वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो हर एडवर्टीजमेंट वाला एडवर्टीजमेंट में फॉल्स क्लेम नहीं करता, वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट बताता है। कस्टमर को रैशनली डिसीजन लेना है कि वो प्रोडक्ट सही है कि नहीं है। हाँ भाई जो एडवर्टाइजिंग वाले हैं वो लोग फॉल्स क्लेम करें तो भाई उनको आप केस कर सकते हैं, पर जनरली कोई भी एडवर्टीजमेंट वाले अपनी क्वालिटी को लेके फॉल्स क्लेम नहीं करते ऐसा। आगे फिफ्थ है सम एडवर्टाइजमेंट्स आर इन बैड टेस्ट। अनदर क्रिटिसिज्म अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग इज दैट सम एडवर्टीजमेंट्स आर इन बैड टेस्ट। दिस शोज समथिंग विच इज नॉट अप्रूव बाय सम पीपल। से एडवर्टीजमेंट शोइंग वुमेन डांसिंग मैन नॉट रिक्वायर्ड और रनिंग आफ्टर अ मैन बिकॉज ही इज वियरिंग अ पर्टिकुलर सूट और यूजिंग अ परफ्यूम आर सर्टेनली नॉट गुड। सम एडवर्टीजमेंट डिसॉर्ट द रिलेशनशिप लाइक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एंड आर क्वाइट ऑफेंसिव। वी हैव सीन द व्यूज ऑफ अपोनेंट एंड द proponents of the advertisement. There may be some chances of misuse of advertisement as soon which can be properly safeguarded by the law of developing a code of conduct by advertiser। देखो क्या बोल रहे हैं, ये फिफ्थ वाला पॉइंट समझ लेते हैं कि कोई ऐसा बोलते हैं कि कोई एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा बैड है इन टेस्ट। मतलब कोई एडवर्टीजमेंट इस तरह से दिखाई जाती है जो कोई बंदा बोलते हैं ना किसी बंदे के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकती है। जैसे कि ऐसा दिखाया जाता है कि भाई ये बॉस ऐसा होता है, एम्प्लॉय ऐसा होता है, बॉस और एम्प्लॉय के रिलेशन को बहुत गंदी तरह से कभी कभी पोर्ट्रे किया जाता है, तो इस वजह से वो लोगों की जो थिंकिंग है उसको हैम्पर कर सकती है। तो इसीलिए एडवर्टीजमेंट कभी कभी बैड इन टेस्ट होता है। इसके सामने कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं रखे गए, इसमें सिर्फ नेगेटिव पॉइंट बताया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 5 यहाँ पे तुम्हारे हो गए। अब यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ एडवर्टीजमेंट में भाई लोगों के कुछ पॉजिटिव व्यूज़ भी है, कुछ नेगेटिव व्यूज़ भी है। अब नेगेटिव व्यूज़ इसीलिए है क्योंकि भाई एक्चुअली एडवर्टीजमेंट में कुछ बोलते हैं ना लिमिटेशंस तो है। अब वो लिमिटेशंस हटाने के लिए एक प्रॉपर लॉ चाहिए। वो लॉ क्या करेगा, वो लॉ भाई बताएगा कि आप इस तरह से पर्टिकुलर चीज़ों को एडवर्टाइज नहीं कर सकते जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। इसीलिए आज के टाइम पे लॉज ऐसे हैं जो आपकी बोलते हैं ना आपके एडवर्टीजमेंट को जज करते हैं। अगर एडवर्टीजमेंट में कोई भी ऐसा कंटेंट है जो किसी के सेंटीमेंट को हर्ट कर सकता है तो वो एडवर्टीजमेंट को इमीडिएटली हटा दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तुम्हारा एडवर्टीजिंग वाला पार्ट खत्म हुआ। अब अपना पर्सनल सेलिंग, अपना 3 पार्ट और बाकी है। पर्सनल सेलिंग, sales promotion and publicity, right?